जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग खान सर के जो करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स आती है उसके हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अभी अगस्त मंथ के जो है ना मंथली मैगजीन्स को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम लोग अभी रेगुलर क्लासेस के तौर पर हम लोग डेली वाइज देख रहे हैं। आज जो है ना ये तीसरा सेशन है। इससे पहले हम लोग 2 सेशन में जो है ना बिहार स्पेशल के बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स को देख चुके हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगस्त मंथ के हैं। तो आज जो है ना हम लोग बिहार स्पेशल के लास्ट सेशन को देखेंगे, यानी कि आज जो है ना अंतिम सेशन होने वाली है जो बिहार से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उसका एनालिसिस करेंगे। और कल एक सेशन ला दूंगा जो बिहार स्पेशल में जो है जो घटना घटी हुई वो वन लाइनर के तौर पर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे ये आर्टिकल्स के तौर पर हम लोग देखते हैं ना, उसमें हम लोग कल के सेशन में वन लाइनर के तौर पर देखेंगे कि डायरेक्टली आपको फैक्चुअल किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो कल लास्ट सेशन होगा बिहार स्पेशल का। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी को देखेंगे, इकोनॉमी को देखेंगे। इस तरह से हम लोग कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले 2 सेशन अपलोड हो चुकी है, उसको नहीं देखे हैं जो भी उसको जरूर कवर कर लीजिएगा, है ना। चलिए आज के सेशन को देखते हैं। आज का सेशन का पहला आर्टिकल है बाढ़ समस्या पर समिति। बाढ़ समस्या पर समिति एक समिति बनाई गई है बिहार सरकार के द्वारा, उससे संबंधित ये आर्टिकल्स दिए गए हैं। कहा जाता है केंद्र सरकार ने बिहार के हर वर्ष बाढ़ आने की समस्या के समाधान के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। यानी कि बिहार में हर साल जो है ना बाढ़ आती है। इसी के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने इसमें जो है 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की गठित की है। ठीक है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देश पर केंद्रीय जल आयोग ने 28 जून 2024 को 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ये डेट भी आप ध्यान रख सकते हो क्योंकि आपका पैटर्न जो है ना डेट भी पूछ देता है, तो अब इसको ध्यान रखेंगे। कौन कहा है? वित्त मंत्री के द्वारा श्रीमती निर्मला सीतारमण के निर्देश पर ये आयोग जो है ना लागू किया जा रहा है, गठन किया जा रहा है। लोअर गंगा बेसिन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य अभियंता अम्बरीश नायक इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यानी कि लोअर गंगा बेसिन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य अभियंता कौन बनाए गए हैं? ये अम्बरीश नायक को बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? अम्बरीश नायक। और इस समिति उत्तर बिहार की नदियों के नए बैराज और अन्य संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं को पता लगाएगी। उसके बाद इस समिति ने 4 जुलाई 2024 को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। यानी कि 4 जुलाई 2024 को ये प्रारंभिक पहली रिपोर्ट को सौंप दी है। और बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। यानी कि भारत में जो है ना सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त कहाँ पे है? ये बिहार राज्य है। और जहाँ राज्य की कुल आबादी 76% लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं। देखिए 76% बिहार के जो ना लोग बाढ़ से प्रभावित जो ना क्षेत्र में रहते हैं, ये भी आंकड़ा ध्यान रखेंगे। कहा जाता है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73% यानी कि लगभग 68,800 वर्ग किलोमीटर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। और नेपाल के संलग्न उत्तर बिहार का मैदानी इलाका कई नदियों जैसे कि कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती इत्यादि का क्षेत्र है। ये सभी नदियां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से होकर गुजरती है। ये नदियों के भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार बाढ़ समिति जो भी बनाई गई उसके बारे में हम लोग संबंधित जो तथ्य दिए गए उसके बारे में समझ चुके हैं। अब अगला आर्टिकल देख रहे हैं। कहा जाता है जैन तीर्थकर की प्रतिमा। जैन तीर्थकर के बारे में इसमें दिया गया है। कहता है 1 जुलाई 2024 को बिहार के सीतामढ़ी जिले में 3 जैन तीर्थकर की प्रतिमा की स्थापना की गई है। यानी कि आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे अभी रिसेंटली जैन धर्म की जो है ना प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? बिहार के सीतामढ़ी जिले में की जाएगी। ठीक है, और ये 1 जुलाई 2024 को ये रिपोर्ट आई हुई है। और सीतामढ़ी जिले में स्थित श्री मिथिलापुरी जी दिगंबर जैन धर्म, इसके बारे में देखिए आगे है। क्षेत्र में 1 जुलाई को आहार कृष्ण दशमी के अवसर पर भगवान नेमिनाथ स्वामी के जन्म एवं तब कल्याणक महोत्सव का धूमधाम से मनाया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका फैक्चुअल दिया गया है कि इस तरह से आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे कहाँ पे क्या है। ठीक है, पहले इसको हम लोग समझ जाते हैं। तो इस अवसर पर 35 फीट ऊंची 3 भव्य जैन प्रतिमाएं स्थापित की गई है। जैसे कि किनके देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हैं। 24 तीर्थकर में 3 तीर्थकर का जो ना प्रतिमा स्थापित की जा रही है। उन तीनों में से देखिए पहला आपका भगवान आदिनाथ जो ना पहले तीर्थकर थे, है ना, उनकी प्रतिमा बनाई जाएगी। और भगवान मल्लीनाथ ये जो ना 19वें तीर्थकर थे। और उसका तीसरा में नेमिनाथ स्वामी ये 21वें तीर्थकर थे। यह प्रतिमा कमल के साथ है ना।
ये इसके प्रतिमा जो है ना कमल के साथ, यानी कि आप ये ध्यान रखना भाई, जैसे आप बहुत सारे ऐसे होंगे जो ना जैन धर्म की बात आए तो महावीर स्वामी आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें जो ये आदिनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, इन तीनों के जो ना प्रतिमा स्थापित की जा रही है, कहाँ, सीतामढ़ी जिले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे यह आदिनाथ जो पहले तीर्थकर थे, ये इसका प्रतीक जो प्रतीक भी कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसका बैल है और इसका जन्म स्थान अयोध्या में है। और मल्लीनाथ जो 19वें तीर्थकर है, इसका प्रतीक कलश है और इसके जन्म स्थान मिथिला है। और नेमिनाथ जो 21वें तीर्थकर हैं, इसके प्रतीक कमल है और इसकी जन्म स्थान मिथिला है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल्स रहने वाली है, बिहार का सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र। बिहार का सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है, केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट NICDIT के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने गया में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इस परियोजना में 350 करोड़ से अधिक निवेश किया जाएगा और साथ ही 1670 एकड़ क्षेत्रफल में के साथ यह राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। ये कहाँ पे बनाए जाएंगे, ये गया में बनाए जाएंगे, ठीक है। चल नेक्स्ट कहा जाता है, इसके लिए राज्य सरकार ने गया जिले के सिरघाटी उप विभाग के अंतर्गत डोभी ब्लॉक में जमीन चिन्हित की है। जिला गया, उसके बाद वहाँ सिरघाटी उप विभाग हैं, ठीक है, वहाँ पे ये स्थापित किए जा रहे हैं, बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र। और अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में यह इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है। तो ये आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि अभी रिसेंटली गया में जो है ना बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र का स्थापना की जा रही है, बनाया जा रहा है, ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, किनके द्वारा बनाया जा रहा है, ये अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल रहता है वन महोत्सव 2024। वन महोत्सव 2024 में कहा जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 जुलाई को अपने मुख्यमंत्री आवास में मालदा आम के पौधे का रोपण कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया है। आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि वन महोत्सव 2024 में किस सरकार के द्वारा लागू किया गया है, किस सरकार के द्वारा शुभारंभ किया गया है। यह बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं आप। देखिए, ये वन महोत्सव के दौरान मनरेगा से जिले की सभी 230 पंचायतों में 200-200 पौधे लगाया जाएगा। और साल 2012 से राज्य में पौधारोपण अभियान शुरू किया गया और साल 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कर इसको और गति दी गई है। ये भी डेट याद रखना भाई, है ना। जल जीवन हरियाली अभियान कब लागू किया गया था, 2019 में। और ये जो ना राज्य में पौधारोपण अभियान शुरू कब किया गया था, 2012 में किया गया था। और इस अभियान के तहत व्यक्ति विशेष को 5 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल कहा जा रहा है बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के दूसरे फेज के तहत बिहार सरकार ने 1 साल का समय और देने का अनुरोध किया है। यानी कि बिहार कोसी बेसिन परियोजना का जो है ना दूसरे पेज के तहत क्या किया है, बिहार सरकार ने एक साल की और मतलब मांगे की है, क्योंकि इसका जो ना कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया है। इसमें 80 से 85% ही कार्य संपन्न हो पाया। तो इसलिए विश्व बैंक ने इसमें और कुछ समय दिया गया, लेकिन 1 साल का समय ना देकर मात्र 6 महीना के समय दिया गया। चलिए इसके बारे में समझते हैं क्या है पहली बात। उसके कहा जाता है अभी बिहार में बिहार कोसी बेसिन परियोजना के दूसरे फेज के तहत विकास कार्य हो रहे हैं। इसकी अवधि 30 जून 2024 को ही खत्म हो गई, जबकि 80 से 90% यानी कि फीसदी काम ही पूरे हो पाए हैं। इस पर बिहार सरकार ने 1 साल अतिरिक्त समय की मांग की है, ठीक है। विश्व बैंक ने बिहार के अनुरोध को स्वीकार तो कर लिया, पर 1 साल की जगह 9 माह के ही शेष कार्य करने को कहा गया है। यानी कि 9 माह में ही बाकी के जितने कार्य हैं उसको समाप्त करने के लिए कहा है। किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। ये भी हमें ध्यान रखना भाई। और इस योजना पर प्रारंभ में 1854 करोड़ रुपए खर्च होने थे। देखिए 1854 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन बाद में यह राशि 1911 करोड़ की हो गई। और अब जो 1965 करोड़ खर्च होने की संभावनाएं हैं। और दूसरे चरण पर कार्य जो है 2023 को पूरा हो जाना था, लेकिन काम खत्म नहीं होने से 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ाया गया था।
वर्ष 2008 को नेपाल के कुशवाहा में कोसी नदी की धारा बदल लेने के कारण पश्चिमोत्तर बिहार में भीषण बाढ़ आई थी। जैसे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और अररिया का बड़ा हिस्सा बाढ़ से तबाह हो गया था। और विश्व बैंक की मदद से 15 सितंबर 2010 को बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना की शुरुआत की गई है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना कब शुरुआत हुई? 15 सितंबर 2010 को। और इसके लिए किसकी मदद से किया गया था? विश्व बैंक की मदद से किया गया था। इसके तहत सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के 21 प्रखंडों में व्यापक पैमाने पर विकास कार्य हुए और 2018 को पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। और उल्लेखनीय है कि इस योजना के लिए कुल लागत 67% विश्व बैंक और 33% राज्य सरकार फंड दे रही है। मतलब इसमें देखो विश्व बैंक जो है कितना दे रही है? 67%, ये भी आंकड़ा ध्यान रखेंगे। और राज्य सरकार 33% दे रही है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल कहा जाता है ट्रांसजेंडर पुलिस उप निरीक्षक। ट्रांसजेंडर पुलिस उप निरीक्षक के बारे में देखिए, कहा जा रहा है बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी द्वारा आयोजित दरोगा के 1275 पदों पर वैकेंसी के रिजल्ट में तीन ट्रांसजेंडर सफल हुए हैं। यानी कि बिहार जो है ना, भारत में पहली बार ऐसी हुए जो ट्रांसजेंडर कोई मतलब कि आपका पुलिस विभाग में कोई ऑफिसर के तौर पर काम किया है, मतलब उन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो इसके बारे में ये चर्चा में है, तो ये इसके बारे में देखते हैं। कहा जाता है बिहार सरकार ने 2021 में पटना उच्च न्यायालय में वीरा यादव बनाम बिहार सरकार मामले में एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें ट्रांसजेंडर आबादी के लिए प्रत्येक 500 पर एक पद आरक्षित करने का शपथ पत्र प्राप्त किया है। यानी कि बिहार सरकार ने जो है पटना उच्च न्यायालय में एक केस लेके गया था, वीरा यादव बनाम बिहार सरकार, यानी कि वीरा यादव बनाम बिहार सरकार के मतलब कि ट्रांसजेंडर को भी आरक्षण दिया जाए। इसलिए पटना उच्च न्यायालय ने यह फैसला किया कि प्रत्येक 500 पर, यानी कि 500 ट्रांसजेंडर अगर अप्लाई करते हैं, उनमें से एक जो है ना, एक को उसमें आपका आरक्षित किया जाएगा, 500 में एक। ठीक है। अगर 1000 आरक्षण वैकेंसी आया हुआ है, 1000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसमें से 2 लोग इसको आरक्षित किए जाएंगे। ठीक है, इसको ये ध्यान रखना है, 500 पर एक। और इसके बाद मद्य निषेध विभाग ने लगभग 700 नए कर्मचारियों की नियुक्ति की और गुड़िया कुमारी की पहली बार एक इस श्रेणी के लिए नामित पद पर चुना गया है। ये नाम भी देखना, गुड़िया कुमारी। उसके हाल ही में बिहार पुलिस अधीनस्थ चयन बीपीएसएससी ने दरोगा भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। इसमें अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में माधवी मनु कश्यप, ये ध्यान रखना, इसका नाम माधवी मनु कश्यप, जो काफी ज्यादा भी चर्चा में है, ये ट्रांस वुमेन है। जबकि अन्य 2 रोनित झा और बंटी कुमार, ये ट्रांस मैन है, यानी कि 2 लड़के हैं और एक लड़की है। लड़की का नाम माधवी मनु कश्यप, जिसको हम लोग ट्रांस वुमेन कहते हैं, और जबकि लड़का है रोनित झा और बंटी कुमार, जो ट्रांस मैन है। ठीक है। तो भारत में बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया जहां एक साथ 3 ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति सब इंस्पेक्टर के पद पर होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, बिजली गिरने से हुई मौत। हाल ही में एक नए अध्ययन में बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में बिजली गिरने से हुई मौतों का विश्लेषण किया गया है, और जिसमें से शिवहर, बांका, कैमूर और किशनगंज जिले राज्य में इस प्राकृतिक आपदा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, जहां प्रति 10 लाख आबादी पर सबसे अधिक दुर्घटना दर्ज की गई है। ये जिले भी आप रखना, शिवहर, बांका, कैमूर और किशनगंज, ये जिलों में ज्यादा दुर्घटना दर्ज की जा रही है। और 2017 से 22 की अवधि के दौरान बिजली गिरने से 1624 लोगों की मौत हुई है और 86 लोग घायल हुए हैं। बिहार राज्य के प्रति मिलियन वार्षिक दुर्घटना दर 2.65 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 2.55 से अधिक है। जून और जुलाई में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही बिजली गिरने की घटनाएं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है, जिसका मुख्य कारण पूर्वी और पश्चिमी हवाओं पर परस्पर प्रभाव है। बिजली गिरने से लोगों होने वाली मौतों के मामले में बिहार सबसे आगे है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ 3 सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल है। बिहार राज्य का आपदा बजट लगभग 300 करोड़ रुपए है, जिसमें से एक बड़ी अनुग्रह भुगतान राशि खर्च की जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल, पुल रखरखाव नीति। अभी आप देखेंगे बिहार में इतने पुल गिरे हैं, काफी ज्यादा चर्चा में था, काफी ट्रोल हुआ था, है ना। उसके बारे में एक नीति लागू की गई है। पिछले दिनों में कई पुलों के ढहने की घटना ने बिहार सरकार को अंततः अपनी पुल रखरखाव नीति लागू करने के लिए प्रेरित किया है, जिस पर पिछले 10 वर्षों से काम चल रहा था। बिहार पर पुल रखरखाव नीति बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा तैयार की गई। ये भी ध्यान रखना भाई, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा, यानी कि BRPNNL द्वारा
तैयार की गई है। नई नीति के तहत सड़क निर्माण, जल संसाधन और भवन निर्माण जैसे विभागों को अपने निरीक्षण और रखरखाव के विस्तृत रिकॉर्ड के साथ स्वास्थ्य कार्ड जारी करना आवश्यक है। जिस तरह से हम लोग के लिए स्वास्थ्य कार्ड दिया गया, उसी तरह से पुल के लिए भी स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा, जिससे कि रख रखाव के लिए जो भी थोड़ी सी भी कुछ अगर घटना मतलब कि थोड़ी सी भी उसमें खराब हुआ तो उसको तब के तब ठीक किया जाए, इसलिए इसको स्वास्थ्य कार्ड के तौर पर जारी किया जाएंगे। और हर पुल का अपना स्वास्थ्य कार्ड होगा और उसी के अनुसार रखरखाव किए जाएंगे। यह नीति एमपी और एमएलएडी यानी कि विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना फंड से बने पुलों पर भी लागू, यानी कि जितने भी पुल होंगे सभी पुलों पर ये लागू होने वाली है। पथ निर्माण विभाग के अधीन आने वाला बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड बड़े पुलों के रखरखाव के लिए नोडल एजेंसी होगी और पुलों की स्थिति की निगरानी के लिए विभाग के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता के एक विशेष प्रभाव बनाया जाएगा। नीति में वर्ष में कम से कम 2 बार पुलों का भौतिक एवं वीडियो निरीक्षण करने का भी प्रावधान किया गया है। साल 2005 से लेकर अब तक राज्य में 6200 से अधिक पुलों का निर्माण किया गया है। राज्य में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत 5100 से अधिक पुलों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये आंकड़ा आप ध्यान रखेंगे, वही है। चलिए, और बिहार स्पेशल का लास्ट आर्टिकल रहने वाली है। कहा जाता है नदियों को सूखने से बचाने के लिए कार्य योजना। जल संसाधन विभाग ने बिहार की नदियों को सूखने से बचाने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की है। उल्लेखनीय है कि बिहार में हर साल गर्मी के मौसम में 60 से अधिक नदियां सूख जाती है। ठीक है, इसके लिए जो है ना एक कार्य योजना बनाई गई, इसके बारे में देखते हैं। गौरतलब है कि बिहार में हर साल गर्मी के मौसम में 60 से अधिक नदियां सूख जाती है और विभाग ने उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार की नदियों के लिए अलग अलग योजना बनाई है और अधिकारियों के अनुसार उत्तर और दक्षिण बिहार की नदियों की प्रकृति अलग अलग है, लिहाजा उनके लिए अलग अलग योजना तैयार की गई है। उत्तर बिहार की नदियां मानसून अवधि में अपनाई जाती है और जबकि दक्षिण बिहार की नदियां अधिसंख्य के समय सूखी हो रहती है। उत्तर बिहार की नदियों के किनारे पोखर, तालाब और कुओं का निर्माण किया जाएगा। इनमें मानसून अवधि में पानी का संचय होगा। दक्षिण बिहार की नदियों में मानसून अवधि में प्राप्त अधिशेष जल को चेक डैम के वियर बनाकर संचित किया जाएगा और इस योजना से नदियों से जल संकट की स्थिति नहीं होगी, दूसरा भूजल स्तर बना रहेगा। इस तरह से ये आर्टिकल्स कंप्लीट हुआ, इस तरह से बिहार स्पेशल कंप्लीट हुआ, है ना। 3 सेशन में हम लोग बिहार स्पेशल के तमाम आर्टिकल्स को कंप्लीट कर चुके हैं और बिहार स्पेशल का एक और अंतिम क्लास आएगा, जैसे वन लाइनर आप देख सकते हो, इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, तो इसको हम लोग एक सेशन में कंप्लीट कर चुकेंगे, है ना, कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग बिहार स्पेशल को आज के सेशन में कंप्लीट कर लिए और एक और सेशन आएगा वन लाइनर वाला, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी को। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।